कंटेंट्स किए थे उसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हमने कवर किया था। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपने देखा था क्या क्या चीज़ें आती हैं सर। एक तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करेगी और तीसरा गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी। ऐसा ही है। चलें जी, फिर हमने कहा कि 10वीं चीज़ पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें ये देखते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है। अच्छा भाई, ऑडिटर की जिम्मेदारियों में सबसे पहले आता है कि भाई आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। यानी आप यहां पर इस वाले सेक्शन के अंदर लिख के देंगे कि आर ऑब्जेक्टिव बीइंग एन ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड मैं इसलिए यूज करूंगा यहां पर क्योंकि अगर आपने यहां पे लिख दिया कि आर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन एश्योरेंस तो इसका मतलब यह है कि आपने सब चेक किया है। हमने जबकि सब चेक नहीं किया, हमने तो रिस्क बेस के ऊपर काम किया कि जहां मसला लग रहा था वहां पे मैंने चेक कर लिया और मैंने रिस्क बेस के साथ साथ सैंपल बेसिस पे काम किया है। मैंने हर चीज़ को चेक नहीं किया। तो ये बात आपने अपने भेजे में रखनी है, इस चीज़ को याद रखना। फिर वो कहता है कि भाई इसी पैराग्राफ में आप ये बताएं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। की रीजनेबल एश्योरेंस होती, अच्छा रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो होती है बट वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो यहां पे आप क्लैरिटी से लिख देना ये बात सीधी सीधी कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस सबसे पहले लिखेंगे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। पे लिखेंगे रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, हाई लेवल वो इसलिए होती है क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हैं क्या ऐसी आंखें बंद करके या प्रॉपर रिस्क असेस करके, तो आप पहले ये देख लेते हैं कि कहां पे क्या मसला हो सकता है, फिर उसको टारगेटेड चेक करते हैं। पर टारगेटेड चेक करने का मतलब है आप 100% चेक नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग या दिस इज अ एश्योरेंस बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हाई लेवल और एब्सोल्यूट में क्या है फर्क है। एब्सोल्यूट का मतलब है मैं कह रहा हूं कि कुछ भी गलत, और पर हाई लेवल का मतलब है कि भाई जो मेरे सैंपल में नहीं आया वो गलत हो सकता है। क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक कोई मसला? जल्दी से सारे बच्चे ओके, क्लियर है। आगे फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ मटीरियलिटी। अब जरा आप एक गेम देख लेते हैं यहां पर। हम जब ऑडिट करते हैं तो हम ऑडिट करते वक्त ये बताते हैं कि भाई व्हाट इज मटेरियल टू मी। यानी अब अगर आपको मैं आइजा 200 कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं ऑडिट आपको प्रैक्टिकलिटी से लेके चलूंगा। आइजा 200 बताता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। क्या बताता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। कौन सा आइजा बताता है? 200। उसमें बेसिक बातें लिखी हुई हैं कि ऑडिटर का मकसद क्या है। भाई ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इज टू ऑब्टेन कौन सी एश्योरेंस? मैंने यहां पे लिख दिया सर रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस में भी क्या ऑब्टेन करना है? दैट FSR फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, अब ये कहां लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है आइजा 200 के अंदर। ये लिखा हुआ है आपके पास आइजा 200 के अंदर। अच्छा, आइजा 200 बेसिकली बेसिक आइजा है जो पूरे ऑडिट के बारे में बताता है कि ऑडिट होता है क्या है, क्या करना होता है। खैर, जब मैं आइजा 200 का पैराग्राफ खोलता हूं पहला, उसमें कहता है कि भाई ऑडिटर का मकसद समझ लो। ऑडिटर का मकसद ये कि एक सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करना। उस सेटिस्फैक्शन को ऑडिट की जबान में हम क्या कहते हैं? एश्योरेंस। तो वो कहता है कौन सी एश्योरेंस? जवाब आता है रीजनेबल एश्योरेंस। पर रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज के ऊपर ऑब्टेन कर रहे हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं मिसस्टेटमेंट से या मटीरियल मिसस्टेटमेंट से? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल को कोई शेयर होल्डर उठे और वो आपको ये बोले कि आपने 100 रुपए की इनवॉइस चेक नहीं की थी, वो चाय मंगवाई गई थी, तो हम ये कहेंगे कि भाई मेरा बीइंग एन ऑडिटर काम क्या, बहुत ही केयरफुली सीखना क्योंकि मटीरियलिटी का अलग से चैप्टर है जो आपको ये सिखाता है कि मटीरियल चीज होती क्या है। उसको चैप्टर को करना है, बट ये तो नहीं कहूंगा कि वहां जाके करेंगे, इसको यहां हल्का सा क्लियर करके चलते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, बहुत सुकून तामुल से इस बात को समझना। इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि भाई आप बताएं मटीरियलिटी क्या है। तो उसको समझने से पहले आप ये समझें ये कॉन्सेप्ट ड्राइव कहां से होता है। मैंने कहा कौन से आइजा से ड्राइव होता है? 200 से।
आइजा 200 आपको ये कह रहा है योर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब बता चुका हूं कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, सही है जी। खैर फिर बोलता है उस एश्योरेंस में भी क्या देखना है कि ये जो एफएस हैं ये फ्री हैं किससे, मिसस्टेटमेंट नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अब जरा बात समझिएगा, मैं चला गया आइजा 320 के अंदर, आइजा 320 ये कहता है, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है तो इसलिए मुझे आइजा वगैरह याद है कौन सी चीज कहां से निकल रही है। आइजा 320 आपको ये कहता है व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज, शेयर होल्डर मुझसे पूछ रहा है भाई तुम बता दो तुम्हारी नजर में मटेरियल क्या है, बहुत सुकून से समझिएगा, शेयर होल्डर मुझे क्या कह रहा है, तुम बताओ तुम्हारी नजर में मटेरियल क्या है। मैं कहता हूं मेरी नजर में हर वो चीज मटेरियल है, वो चीज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। अगेन वापस से इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि मटेरियलिटी का चैप्टर सेल्फ इज अ वेरी टेक्निकल चैप्टर, तो फोकस होकर चलते हैं। मेरा मकसद क्या जल्दी बताओ, रीजनेबल, क्योंकि यहां से बहुत चीजें कनेक्टेड है ना, तो मैं सारी कनेक्टिविटी यहां लेके आता हूं। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस इज एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दिस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। मैंने अगेन रिपीट किया, पर एश्योरेंस में भी क्या देखना है कि ये जो मेरे एफएस हैं ये फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अब शेयर होल्डर पूछा भाई व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल, मैं कह रहा हूं हर वो चीज मेरी नजर में मटेरियल है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, जो आपके डिसीजन को, जो के लिया जाएगा इस एफएस के बेस के ऊपर। उसने बोला मुझे नहीं समझ आई, जैसे आप लोगों को भी बात नहीं समझ आई, पर मैंने एक डेफिनेशन बता दी। मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है, एन आइटम इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ इट एक्सपेक्ट्स टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। अब इसको मैं बताता हूं कैसे चलती है ऑडिट की कहानी। पहले बताओ ऑनलाइन वाला यहां तक की कहानी क्लियर हो आप सब, कि भाई एक चीज आप खुद बताओ मेरे लिए चीज मटेरियल कब है, जब वो मुझे हिट करे, मेरे लिए चीज मटेरियल कब है। अब जैसे मैं गरीब आदमी हूं, मेरा 100 का नोट भी खो जाएगा तो मेरे लिए मटेरियल है, सही जी। आप लोग अमीर हैं तो आपका 100 का नोट खो जाएगा तो आपके लिए मटेरियल नहीं है। तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो चीज जो मेरे डिसीजन को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। अब कंपनी लेवल पे समझते हैं। चलो जी, एक बच्चा कह रहा है अल्लाह हमें भी ऐसा गरीब बनाए, आमीन। चलो जी खैर, अब सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत फोकस अब कनेक्ट कर रहा हूं मैं। शेयर होल्डर ने बोला आप मटेरियलिटी कैसे निकालते हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर भी दूंगा तुम्हें, तो फोकस होकर सुनो। शेयर होल्डर मुझे कह रहा है कि भैया मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप बताओ कैसे मटेरियल है। मैंने कहा मैं सबसे पहले देखता हूं आपका फोकस किस पे, आपका मतलब शेयर होल्डर का। मैंने कहा शेयर होल्डर भाई आपका फोकस किस पे, शेयर होल्डर कहता है प्रॉफिट पे। मैंने कहा मान लिया। मैं ये कहता हूं बाय डिफॉल्ट किसी भी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के अंदर 5% की डेविएशन आ जाए, ये बहुत टेक्निकल बातें कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं सुकून से समझना, रट्टा लगवाना तो मैं बोलता ठट ठट हो गया, पर सुकून से समझो। मैंने कहा यूजर का फोकस किस पे, प्रॉफिट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड बेंचमार्क, दिस इज कॉल्ड बेंचमार्क। मैंने मार्केट रिसर्च की और पता लगा कि कोई भी मार्केट में बंदा बैठा हो उसके प्रॉफिट में 5% की कमी पेशी हो जाए तो उसके लिए वो चीज क्या है, मटीरियल है, क्योंकि उसका प्रॉफिट चला गया कितने परसेंट का, 5% का। तो क्या वो चीज मटीरियल है, यस। अच्छा बात समझिएगा, मैं सबसे पहले किसी इदारे का ऑडिट करता हूं ना, मैं देखता ये हूं कि यूजर का फोकस कहां पर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अगर आप किसी एनजीओ का ऑडिट करो ना तो यूजर का फोकस प्रॉफिट पे नहीं होता, एक्सपेंसेस पे होता है। नहीं आई बात समझ, क्योंकि डोनेशंस जो दिए जाते हैं वो कहां लग रहे हैं वो फोकस है। तो आप टारगेट एरिया देखें, तो मैं भी टारगेट एरिया बताता हूं। शेयर होल्डर बोले चलो बात समझ आ रही है, जैसे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। शेयर होल्डर फिर क्या करते हो, मैं कहता हूं जिस फोकस एरिया पे आपकी नजर है मैं भी उस पर नजर रखता हूं और देखता हूं इसमें कितने परसेंट की डेविएशन आपको बर्दाश्त, उतनी ही परसेंटेज मैं उस पर चिपका देता हूं और मैं कहता हूं दिस अमाउंट इज मटीरियल, दिस अमाउंट इज। अब बात समझिएगा, अब मैं चला गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करने, पीपीई का, किसका, पीपीई का। और मैंने बोला इस साल 500 एडिशंस हुई हैं, इस साल उन 500 एडिशंस में से मैं वो आइटम लाजमी सेलेक्ट करूंगा जो इस मटीरियलिटी से ऊपर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो एक आइटम भी खराब हुआ तो क्या इकोनॉमिक डिसीजन यूजर चेंज होगा, यस। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। आप चिल्लर चीजों पे काम
नहीं करते भाई। चिल्लर चीजें अगर आप जमा भी कर लो तब भी वो मटीरियलिटी से ऊपर नहीं जाएंगे। आप खुद सोचो, एक मैथ्स लगाओ, देखो ऑडिट का तरीका है ना, यू वर्क ऑन मटीरियल थिंग्स, यू वर्क ऑन रिस्की थिंग्स। आप साथ बोलोगे, वी वर्क ऑन व्हाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन एवरीथिंग? बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, because we don't have time, because you have to do audit in 2 months. So how you can check 100% items of whole year in 2 months? Possible नहीं है। इसको हम कहते हैं inherent limitation। इसको हम क्या कहते हैं? एक लिमिटेशन है बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड है कि आप सब कुछ चेक नहीं कर सकते। पहले बताओ ये बात क्लियर है? आप हर चीज चेक नहीं कर सकते। आप चेकिंग करेंगे किस बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे, रिस्क बेसिस के ऊपर। खैर आगे, आज के बाद मैं आपसे पूछूं, हाउ डू यू डिटरमाइन दैट समथिंग इज मटीरियल? You will see that what focus area shareholder have and how much deviation is expected to be built in by the shareholder। यानी उस एरिया के अंदर कितने परसेंट की डेविएशन शेयर होल्डर बर्दाश्त। और हमने ये मार्केट रिसर्च से देखा, ऑडिटर ने मार्केट में रिसर्च की, ऑडिटर ने बोला 5% की प्रॉफिट की डेविएशन किसी शेयर होल्डर को बर्दाश्त। तो जनरली कह रहा हूं, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के अंदर बेंचमार्क प्रॉफिट ही होता है, और उसके अंदर 5% की चीज मैं क्या कहूंगा? मटीरियल है। उसके ऊपर 5% क्या है? तो अब मैं आपसे पूछूं, आपने एक मटीरियलिटी निकाल ली, अब जब आप ऑडिट करेंगे कोई भी चीज इससे ऊपर होगी, क्या उसको सैंपल पे लेना है या उसको लेना ही लेना है? उसको चेक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक आइटम में भी मसला हुआ तो इकोनॉमिक डिसीजन यूजर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब लेट से हुआ ये कि एक आइटम था, अज्यूम कर रहा हूं कि एक कंपनी का प्रॉफिट है 2 मिलियन का, 2 मिलियन का 5% कितना बनता है? 1 लाख रुपए। चेक कर लो एक बार, 2 मिलियन का 5% कितना बनता है? जल्दी से देख के बताओ बच्चों, जल्दी से। 1 लाख रुपए बनता है। अच्छा मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपीज इज मटीरियल। अच्छा व्हाई दिस इज मटीरियल बताओ? बिकॉज इट विल इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने कहा सही है भाई। अच्छा अब मैं ऑडिट पे चला गया, मैंने देखा पीपीई के अंदर कोई 50 एडिशंस हुई हैं। कितनी? 50 एडिशंस हुई हैं। अच्छा 50 एडिशंस में से कोई 30 एडिशंस 1 लाख रुपए से ऊपर की हैं, 1 लाख से ऊपर की हैं। क्या उन सबको चेक करूंगा? इन सबको मैं कहता हूं की आइटम्स। क्या कहता हूं? अच्छा बिकॉज अगर उस पीपी के अंदर कोई भी गलती हुई तो क्या वो मटीरियल होगी? एग्जाम्पल, मैंने कहा 1-2.5 लाख रुपए का पीपी था, सही है जी, जिसको मैंने चेक नहीं किया। अगर मैं चेक कर लेता तो वो पीपी फिजिकली मौजूद नहीं था, चोरी हो चुका था। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो पीपी फाइनेंशियल्स में आ रहा है? यस, पीपी फाइनेंशियल्स में आ रहा है, यस, बट वो फिजिकली एग्जिस्ट। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उसको फाइनेंशियल्स में रहने दूं या हटा दूं? क्यों हटा दूं? चोरी हो चुका है। एक चीज आपके एफएस में आ रही होती है तो आप ही लोग कह रहे होते हैं ये मेरी चीज है। भाई मैं कह रहा हूं आपकी चीज ही नहीं है तो मेरी कहां से हो गई? तो क्या उसको एफएस में होना चाहिए? हटा दें। अच्छा पर आप अगर इसको अज्यूम करें, प्लीज अज्यूम करें, अगर आपने उसको चेक ना किया होता, बिकॉज दैट आइटम इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, दैट आइटम इज कंसिडर्ड टू बी, एंड हाउ यू डिटरमाइन दिस इज मटीरियल? बिकॉज इट इज अबव मटीरियलिटी लेवल, एंड मटीरियलिटी लेवल कितना था? 1 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात तुम्हें पता लग जाती तो क्या तुम इसको राइट ऑफ करवाते? यस, राइट ऑफ करवाते तो प्रॉफिट क्या हो जाता? कम हो जाता। जबकि अब आ रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप ये एडजस्टमेंट करवाते तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट जो 2 मिलियन का था वो 2 मिलियन से हो जाएगा आपका 1,750,000। ऐसा है? तो इससे ईपीएस इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले में पहले ईपीएस ज्यादा दिख रही हो और अब ईपीएस। क्या यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इंफ्लुएंस होता? बिकॉज दिस आइटम इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। पहले तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया। तो यानी सर अब यहां पर वो पूरी कहानी सुनाने के बाद, ऑनलाइन वालों पहले कंफर्म करो ये बात क्लियर है जल्दी से बच्चों। हाँ जी, वाह भाई वाह। मोहसिन साहब कह रहे हैं वेट सर, हाउ विल रिमूविंग द एसिड रिड्यूस द प्रॉफिट? चलो भाई एंट्री बना के दे दो भाई को।
पीपी क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या करेगा मेरे भाई? हैं? अबे वो छोटी चरस, लॉस होगा ना, कैश क्या मतलब बेच रहा है कि चरसी गायब हो गया एसेट? हाँ जी सर, तो लेकिन 50 आइटम्स एक्यूमुलेटेड बेसिस पर तो 1 लाख से अबव ही होगा ना। अच्छा देखो एक बात समझें, ये भी ऑडिट का तरीका है। क्या मैंने आपको ये कहा कि 50 में से जो 1 लाख से ऊपर है सिर्फ उसको टेस्ट करूंगा? तो नीचे भी तो टेस्ट करूंगा, उस पर लगाऊंगा सैंपल। उस पर क्या लगाऊंगा? तो आपने सैम्पलिंग कभी बचपन में पढ़ी है? कभी तो की होगी। अच्छा, सैम्पलिंग की डेफिनेशन है, सैम्पलिंग के अंदर ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कुछ याद करो, ऐसा कुछ था जिसको तुम पेल के आए हो ना, आज वो काम आएगी। सुनो मैं कह रहा हूं, इन सैम्पलिंग ईच एंड एवरी आइटम हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो आप ऑडिट की अप्रोच तो देखें, मैं तो आपको ईवाई की टेक्निक्स बता रहा हूं। ईवाई कहता है की आइटम सारे चेक करो, जिसमें रिस्क क्या हो जाएगा भाई, आप चेक करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो क्या बाकी चेक नहीं करूंगा? किस बेसिस पे? अच्छा सैंपल बेसिस पे चेक कर रहा हूं तो मतलब सब चेक कर लिया, बट ईच एंड एवरी आइटम हैड अ, कुछ भी सेलेक्ट हो सकता था, पर उसके लिए भी मैं कह रहा हूं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। देखो ऊपर से कहानी चलती आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं, कौन सी एश्योरेंस? बिकॉज आई कैन नॉट चेक एवरीथिंग। जिस चीज को चेक करना था वो मटेरियल थी, जिस चीज को चेक करना था, तभी तो यहां पे लिख के दे रहा हूं उसको कि मेरी जिम्मेदारियां चेक करना था कौन से आइटम्स, की आइटम्स, मटेरियल आइटम्स। और मैं काम भी किस पे करता हूं? मटेरियल एलईडी पे। तो वो बोल रहा है इसको लिख के दो ना शेयर होल्डर को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब कल को 100-200 रुपए की चोरी होती है तो क्या तुम्हें पकड़ेगा वो? तुम क्या बोलोगे? रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरा मटेरियलिटी, मटेरियल चीजों पे काम करते हैं, इममटेरियल चीजों पे काम नहीं करते। अब आगे जाके सिखाऊंगा, बहुत आगे की कहानी है, अभी तो हम रिपोर्ट पे आए हैं। पर देखो मैं फिर भी अभी भी कंटेंट्स पे ही स्टक हूं। मैं कंटेंट्स पे एक एक चीज को लिंक करके चल रहा हूं कि भाई क्यों है, वजह क्या है, वजह बता रहा हूं, क्यों का जवाब दे रहा हूं। अब लेट्स से आपकी गलतियां अक्यूमुलेट होती जा रही हैं, और अगर आपकी गलतियां अक्यूमुलेट होती जा रही है, वो मटेरियलिटी लेवल से ऊपर नहीं है, तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे अगर गलती सही ना भी हो तब भी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बाज़ औक़ात क्लाइंट कहता है, आपने कहा भाई डेप्रिसिएशन में इतने की गलती है, क्लाइंट कहता है यार मेरा सिस्टम लॉक हो चुका है, अगली साल कर लेंगे, बहुत इममटीरियल है, बहुत। क्लाइंट कह रहा है क्या ये इममटीरियल, आप उसकी बात नहीं मानते, आप खुद चेक करते हैं कि वाकई में इममटीरियल है या नहीं है। अगर इममटीरियल होता है तो आप उसको डॉक्यूमेंट करके बोलते हैं ओके अगले साल कर लेना, क्योंकि अगर वो सही हो भी जाता तो डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होता। बहुत माइनर सी चीज है। जी जानी आ गया क्लियर? ओके, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो। एक मिनट। अरे यार मोहसिन कैसी बातें कर रहा है भाई, दिस डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी रिड्यूस सो द प्रॉफिट विल इंक्रीज। कैसी बातें कर रहा है भाई, कैसी बातें कर रही है, कैसी हटा रहे हो तुम बिला वजह। सुनो भाई, तुम लोगों ने FAR 2 पढ़ा हुआ है मुझसे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, ये बेवकूफ़ों वाली। मोहसिन क्या हो गया? मैं कभी ये नहीं बोलता, पर तुम अगर ये बोल रहे हो तो अलार्मिंग बात है भाई। वो कह रहा है कि पीपी बेच दे तो डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। भाई बोल रहा हूँ बेचा नहीं है, चोरी हो गया है। आप यूं समझें कि आप एक एसेट लेकर आए, सही है जी, 100 मिलियन का, 20 मिलियन उसमें से डेप्रिशिएट हो चुका था, बचा कितना? 80 मिलियन। मैं ये कह रहा हूं जानी, मैं ये कह रहा हूं कि वो 80 मिलियन अभी आपकी किताबों में होना चाहिए या हट जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा एसेट है, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। जस्ट लाइक आप इसको यूं बात करें कि अगर आपके रिसीवेबल्स हैं और वो रिकवरेबल नहीं है, तो क्या आप उसको रहने देंगे या बैड डेट है? तो आप बोलेंगे ना उसको हटाओ, और वो हटे हुए अगर ना हो तो प्रॉफिट आपका क्या हुआ वो होगा ज्यादा। और अगर बात समझिएगा, अगर वो प्रोविजन बुक हो जाता तो हो सकता है कि प्रॉफिट, तो शेयर होल्डर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता, चेंज हो जाता। तो बात क्लियर है मोहसिन जानी? अब क्लियर है जानी? फर्क समझो, दिस इज नॉट अ डिस्पोजल, दिस वाज अ थेफ्ट, चोरी थी वो, उसको हटाना है हमें। अच्छा खैर, ओवरऑल मकसद क्या था? मटीरियलिटी को समझाना। क्या मटीरियलिटी समझ आती है? अच्छा, अब ज़ैनब ने सवाल किया था क्या मटीरियलिटी हर कंपनी की सेम होगी या अलग होगी? डेफिनेटली अलग होगी। क्या हर कंपनी की, बात समझो सारे बच्चों, क्या हर कंपनी का बेंचमार्क सेम होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं हो सकता, डिपेंड अपॉन शेयर होल्डर।
कि शेयर होल्डर किस पे फोकस कर रहा है। अब चलो एक और बात, अब तुमसे मैं पूछता हूं, ये लॉजिकल बातें, ये मटेरियलिटी के चैप्टर में तुम्हें बहुत काम आएगा जो आज सिखा रहा हूं। सुन लो, एक कंपनी लॉसेस में है, एक कंपनी लॉसेस के अंदर है, तो आप लॉसेस तो एज अ बेंचमार्क यूज ही नहीं कर सकते। तो अब इसका हल बताता हूं। इसका हल ये होता है कि फिर कंपनी ये सोचती है, पहले यूं स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कंपनी फिर ये सोचती है कि हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा रखें। तो फोकस एरिया क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। फोकस एरिया क्या हो गया? तो इन दैट केस द बेंचमार्क यू विल सेलेक्ट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अब उसको लॉस में मसला है या जीपी में मसला है। तो उसका भाई देखो, तुम कहो कि भाई आपके लिए फेवरेट चीज क्या है, वो कह रहा है जीपी, तो मैं भी किस पे फोकस करूं? जीपी पे। पर अब जो ग्रॉस प्रॉफिट पे परसेंटेज लगेगी वो 5% नहीं लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि बेंचमार्क जितना ज्यादा होगा उतनी परसेंटेज। क्योंकि आप एक बात समझें, आप कह रहे हैं, चलो अभी तुम्हें लिंक भी करके लेके चलता हूं ना, कि मटेरियलिटी का चैप्टर का शुरू नहीं कराया, पर यहां पे बताना लाजमी है। अच्छा, अब फोकस के साथ, अब अगर मैं आपको यह कहूं कि लेट से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट सेलेक्ट किया एज अ बेंचमार्क और मैं उसके ऊपर 5% लगा दूंगा ना, बाखुदा आंसर ज्यादा आएगा। आंसर ज्यादा आने का मतलब समझते हो कि आप ये कहेंगे कि इतना मटेरियल वो शेयर होल्डर बर्दाश्त कर लेगा, नहीं। तो वो कहता है जितना बेंचमार्क बड़ा होगा उतनी परसेंटेज कम होगी। चलो अब एक और चीज, अगर आपने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को वाकई लॉजिक है। सुनो, अगर मेरा किसी इदारे में रिस्क ज्यादा है, यानी मैं किसी का ऑडिट, अच्छा आपको कैसे पता लगा होगा रिस्क ज्यादा है? क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट की है, कंट्रोल्स वीक होंगे, जगह जगह मसले होंगे, हो सकता है आपने देखा हो। रिस्क अगर मेरा ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क कम होगी या ज्यादा? वापस से, किसी जगह पे रिस्क ज्यादा है, ऑनलाइन वालों प्लीज बताइएगा, किसी जगह पे अगर रिस्क ज्यादा है किसी इदारे में और मैं मटीरियलिटी निकाल रहा हूं, तो क्या मैं परसेंटेज कम रखूंगा या ज्यादा? कम रखेंगे। रीजन आउट करो। क्योंकि आप कहेंगे छोटी से छोटी चीज भी मटीरियल होगी, छोटी से छोटी चीज भी। आप खुद सोचें, आप टारगेट देखें क्या है। जब छोटी से छोटी चीज भी मटीरियल होगी तो आप चेक करेंगे ज्यादा, क्योंकि आप खुद देखें, आपने एक अमाउंट थ्रेशोल्ड कम निकाला, तो यू आर सीइंग इसके ऊपर जो भी है वो क्या है? मटीरियल है। तो इसके ऊपर जो भी है वो मटीरियल, दैट मीन्स कि यू नीड टू चेक मोर एंड मोर सैंपल्स। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, दिस इज ऑल टुगेदर लिंक्ड विद द रिस्क। पर अगेन परसेंटेज ऐसे ही चिपकानी है रिस्क के बेस पे। अच्छा वापस से, जितना बेंचमार्क ज्यादा होगा उतनी परसेंटेज कम होगी, क्योंकि उसका अमाउंट फिर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। वो कहता ही है कि जनरली जब आप रेवेन्यू या आप ग्रॉस प्रॉफिट एज अ बेंचमार्क लेते हैं तो आपकी परसेंटेज की रेंज जो होती है 1 से लेकर 2% होती है। 5% क्यों नहीं करता? अगर आप 5% जीबी पे या सेल्स पे चिपकाएंगे ना, तो आप बोलेंगे कुछ भी मटेरियल नहीं है, कुछ इससे ऊपर होगा ही नहीं। पहले तो बात समझ आ रही है? तो क्या कुछ भी नहीं चेक करोगे? नहीं। तो इसके लिए उसने डेविएशंस बताई हैं आपको। खैर ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, जानी बात क्लियर है? जी जानी। सही है, नहीं वो चेंज नहीं होगी या उसी के बेस पे तो चेक कर रहे हो तुम। वही कह रहे हो ना जो तुम्हें एफएस मिले थे उसके ऊपर। चलो तुम यूं कर लो भाई, एक सवाल आया बच्चों सुनना, कि मटेरियलिटी निकाल ली, प्रॉफिट सही हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब उस पर मटेरियलिटी अगर निकाल भी लोगे, पर वो कहता है अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज तब करना जब वो सिग्निफिकेंटली डिफर करे। सही करके वापस 5% लोगे, आंसर तो माइनस सही चेंज आएगा ना। तो इसलिए वो कहता है यू नीड टू रिवाइज योर मटेरियलिटी व्हेन यू कैन असेस दैट उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है। अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लैरिटी है? खैर चलो, ओवरऑल इतनी बातें करने के बाद सिर्फ एक चीज समझ आई, मटेरियलिटी का मतलब क्या है। खैर आप अपने शेयर होल्डर को जानिए, आप अपने शेयर होल्डर को यहां पे बता देते हैं कि मटेरियलिटी क्या होती है, व्हाट इज मटेरियल। और क्या होती है मटेरियलिटी? एन आइटम इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ, वापस से बोल के दिखाओ जो मैंने बोला, एन आइटम is considered to be material if
It is expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statements। यानी वो सिंपल सी बात कह रहा है आपको कि भाई उसको लिख के दे दो कि मैंने सिर्फ उस चीज पे काम किया जो क्या है, मटीरियल है। आगे, ऑडिटर एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट दी ऑडिट। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने अपनी जजमेंट लगा के रिस्क असेस किया था कि यहाँ मसला हो सकता है, तो वो आप फैक्ट बता रहे हो ना यहाँ पे कि भाई मेरी जिम्मेदारियों में ये भी जिम्मेदारी थी। आगे, obtaining an understanding of internal control relevant to the audit to design audit procedure but not for expressing opinion on those controls। यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं। अच्छा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में देखो उसकी जिम्मेदारी थी कंट्रोल लगाना, याद आ रहा है? मैं यहां पे कह रहा हूं मैंने उसकी क्या ऑब्टेन की थी? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इसलिए ऑब्टेन की थी कि उसके ऊपर ओपिनियन दूंगा या ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूंगा। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने का मतलब है या तो काम करूंगा ज्यादा या काम करूंगा कम, पर उसके ऊपर ओपिनियन। कल को ऐसा ना हो शेयर होल्डर आए और बोले भाई कंट्रोल्स पे ओपिनियन कहाँ है, मैं बोलूंगा भाई कंट्रोल पे मैं कोई ओपिनियन नहीं देता, मैं कंट्रोल को सिर्फ समझता हूं। और क्यों समझता हूं? रिस्क असेस करने के लिए, ना कि आपको ओपिनियन देने के लिए, और रिस्क असेस करके प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए कि यहां पे मसला होगा ज्यादा तो वहां पे काम करूंगा ज्यादा। सिंपल उसूल है। चलें जी, अब आगे फिर मैंने कहा कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कोई मुझे ये बता दे, गोइंग कंसर्न तो पहले भी लिखा हुआ था मैनेजमेंट ने, ये क्या है? वेरी गुड, वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेगा और मैं चेक करूंगा कि वो जो उसने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की क्या वो सही है या नहीं है। ऐसा तो मैनेजमेंट कुछ भी कह ले, बात समझ आ रही है? तो अगर वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट गलत है तो वो मैंने असेस करना है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं असेसमेंट भी मैं ही करूं, क्योंकि बेहतर पोजीशन सब चीजें किसको पता होती हैं? मैनेजमेंट को। अब लेट्स से एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है जिसका एक ही कस्टमर है, वो जा रहा है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? यस। अगर मैं चुप हो जाऊं ये कह के कंपनी बंद हो जाएगी। बट मैंने कहा यार तुमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की, तो बोला नहीं क्या मसला है? मैंने बोला भाई मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रीड किया है रिस्क असेसमेंट करते वक्त कि कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एंड नेक्स्ट मंथ। तुमने दिसंबर के फाइनेंशियल तो क्लोज कर लिए, जनवरी की 31 को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या सूरत हाल है भाई? और ये तो मुझे पता लग गया दूसरी सोर्सेज से कि वो कॉन्ट्रैक्ट बंदा रीन्यू नहीं कर रहा, तो कैसे सर्वाइव करोगे? उसने बोला भाई हम देखते हैं बताते हैं। फिर उन्होंने असेसमेंट की, उनको पता लगा कि जो सेलिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं किसी और बंदे से जो कि अब हमसे माल खरीदेगा उतनी ही नौयत का। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं, मैनेजमेंट अगर मुझे ये कह रही है कि मान लूँ या मैं असेस करूं उसकी रीजनेबलनेस, क्या वो सही कह रहा है? मैं इसके प्रोसीजर्स हैं, मैं बोलूँगा भाई आप मुझे एक काम करें, उनसे बातचीत दिखा दें, कोई ईमेल एक्सचेंज हुई होगी, कोई लेटर वेटर आया होगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे ये बता देंगे। इसको आप हम 2-3 फैब को खड़े हुए हैं, 10 फैब को खड़े हुए हैं, अब तक इसने इसको कोई माल बेचा या नहीं बेचा, उसकी तरफ से लेटर दिखा दें, उससे कोई लेटर लेकर दे दें मुझे कि हाँ भाई मैं इससे एग्रीमेंट करता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुझे रिस्क असेसमेंट मेरी सही हो जाएगी। तो यानी मैं कहना का मकसद ये है मैनेजमेंट के बिहाफ पे जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वही करेगी? असेसमेंट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, चेक करने की जिम्मेदारी मेरी है कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। चलें जी, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेसमेंट करती है, ऑडिटर उसकी रीजनेबलनेस को चेक करता है, क्या सही कह रहे हैं ये? चलें जी, ओके। आगे, communication with those charged with governance among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings including any significant deficiencies in the internal control that we identify during the audit। ये मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल में पढ़ाया हुआ है। आपको अगर इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई मसला दिखता है तो क्या आप वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताते हो, हाँ या नहीं? और देखो एक और चीज़ पढ़ा के आया मैं बहुत टाइम लगाया इसके ऊपर। अगर कोई ऐसा मामला जिस पे आपका फोकस ज़्यादा लगा हो, जो क्रिटिकल मामला हो, क्या आपने वो भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस किया होगा? तो वो यहीं पे यही लिख के दे रहा है कि हमारी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी आती है कि अगर मुझे कोई इंटरनल कंट्रोल में मसला दिखा जो कि मटीरियल हो तो मैं किसको बताऊंगा? पर मैं इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ लेटर की फॉर्म में उसको बता दूंगा, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर मुझे मिला केस वेस के रिलेटेड तो मैंने किसको बताया होगा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। किसको?
अच्छा, और फिर आपको याद होगा मैं कनेक्ट करता हूं, जो मैटर्स दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताता हूं वो मटेरियल तो होते हैं, सिग्निफिकेंट तो होते हैं, बट उसमें से भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, की ऑडिट मैटर। पहले बताओ याद आया? तो ये पूरी लिंकेज है। खैर, अब समझने की बात ये है, मेरी जिम्मेदारियों में मैंने वन ऑफ ये भी बता दिया कि भाई मैं आपको बीइंग एन ऑडिटर अगर कोई सिग्निफिकेंट मसला दिखा तो मैनेजमेंट आपको बताए या ना बताए, मैं आपको लाजमी बताऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियों में ये भी आता है, क्योंकि आप गवर्नेंस हैं, आप गवर्न करते हैं। दूसरी चीज, अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई भंड निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि मैं ओपिनियन दे रहा हूं, ये एड ऑन सर्विस है, ये एड ऑन सर्विस है, दिस इज नॉट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिर्फ की ऑडिट मैटर हो सकता है, पर क्या वो सारे मैटर्स या मोस्ट सिग्निफिकेंट? मोस्ट सिग्निफिकेंट, यह आपने रखना है याद। क्लैरिटी है? अच्छा, एक सवाल आया था मोहसिन का, सर व्हाट इफ लेटर ऑन द न्यू कस्टमर रन्स अवे, तो इफ द लेटर ऑन द न्यू कस्टमर रन अवे तो व्हाट यू कैन डू? यू कैन डू टिल द टाइम व्हेन यू आर साइनिंग द रिपोर्ट। अब तुम बोलो कि भाई तुम निकले पीछे क्लाइंट मर गया, तो क्या उसकी मैयत पे जाके नाचेंगे? भाई है तो मतलब है, ये क्या सवाल होता है कि भाई वो क्लाइंट भाग गया? भाई भाग गया तो भाग गया, आप जब तक रिपोर्ट साइन कर रहे थे आपकी पंचायत कब तक है? रिपोर्ट। अब ऐसा तो नहीं ना आप रिपोर्ट साइन करके गए, आप बोल रहे हो जानी यार सही तो चल रहा है ना, हो रहा है ना, भाई क्या हो गया? मतलब आपने रिपोर्ट साइन करने से पहले सारी चीजें चेक कर लेनी है। और ये तो यार मैंने जब आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी सिखाया था उस पर बहुत डिटेल में बताया था, अभी भी मैं एक क्लाइंट जो कर रहा हूं उसके ऊपर कोई एक हफ्ते से लगे हुए हैं ताकि हम गलत रिपोर्ट ना दे दें। तो आप पूरी असेसमेंट की बात करते हैं, भाई लेट से आपने असेस कर लिया, क्लाइंट ने लेटर भी लिख के दे दिया कि मैं करूंगा, उसने परचेजेस भी शुरू कर दी। अब हुआ यह कि जो क्लाइंट इसका कस्टमर था वो खुद बैंक करप्ट हो गया, तो क्या ये चीज आपके कंट्रोल में थी? हमारे कंट्रोल में? तो क्या हमने रिपोर्ट गलत साइन की है? मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरे पास एविडेंस है। आप यार लॉजिकली सोचो, मैं कभी भी रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा जब तक मुझे क्या मिल जाए, एविडेंस। पहली क्लास याद करो, पहली क्लास के अंदर मैंने सिखाया था कि आपने जब बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा था वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट appropriate audit evidence, if you haven't got any evidence तो आप तब तक रिपोर्ट साइन नहीं करोगे। मोहसिन क्लियर है जानी? एविडेंस की बात है, कभी नहीं करना। स्कोप लिमिटेशन के केस में मैं ओपिनियन देता हूं या मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मॉडिफाइड ओपिनियन में आपने अल्फाज नहीं सीखे ना, ये कह रहे हैं कि सर इसको जब आपको एविडेंस नहीं मिलता तो रिपोर्ट कैसे दे दो? आपको पता है उसमें अल्फाज क्या होते हैं जो कि सीखे नहीं है। मॉडिफाइड ओपिनियन में मैं ये लिख के देता हूं स्कोप लिमिटेशन के केस में कि मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपिनियन नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, ये ओपिनियन होता है उसमें। वो आपकी जजमेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, चौथा वाला इसमें वो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, किस चीज के लिए? व्हाइल डूइंग एन ऑडिट। देखो लिखा हुआ है ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट दी ऑडिट। तो ये हमारी जजमेंट होती है कि हर सिग्निफिकेंट मैटर ऊपर कम्युनिकेट होगा, पर उसमें से भी जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो आप लेके किसको बताते हैं? शेयर होल्डर को, कि ये चीजें मैंने उसको बताई थी, इसमें से मैं समझता हूं ये आपको भी पता होना चाहिए। बात क्लियर है? चाहे डायरेक्टर आपको बताए, देखो यूं चेन बनाते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस मैनेजमेंट हो सकता है डायरेक्टर्स को, कोई सिग्निफिकेंट इशू मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को हो सकता है, उसको डर हो ना मेरी जॉब चली जाएगी, पर मैं बताऊंगा एड ऑन सर्विस। फिर जो डायरेक्टर्स को बताता हूं उसमें से भी मोस्ट सिग्निफिकेंट उठा के कहां बताता हूं? की ऑडिट मैटर में। हर चीज नहीं बतानी, मोस्ट सिग्निफिकेंट। किधर किधर किधर? गलत गलत गलत, वेरी रॉन्ग। मोस्ट सिग्निफिकेंट को डिस्क्लोज करते हैं। 4-5 लिटिगेशन चल रही होंगी तो 4-5 लिटिगेशन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो 4 की 4 डिस्क्लोज होंगी। तो अभी मैं आपको अपने करंट क्लाइंट की एग्जांपल दूं तो उसमें मेरी कोई 50 लिटिगेशन चल रही हैं, मैंने उन 50 को अलहदगी में नहीं बताया, मैंने रेफर करा दिया नोट से, मैंने कहा ये 50 कंटीन्यूंसी चल रही हैं जो कि मेरी नज़र में क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो मैंने फिर 50 की 50 पे मुतवज्जा करवाया। बात क्लियर है? रिपोर्ट में गंदगी नहीं करनी है, रिपोर्ट में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना और बता देना कि मैंने इसके ऊपर काम क्या किया है, इन ऑर्डर
टू मेक योर शेयर होल्डर अवेयर अबाउट कि ये ऑडिट सही हाथों में। बात क्लियर है? नहीं नहीं, एक पहले एक एक करके देखो। हम पहले टारगेट क्या है, हम पूछ क्या है, पहले पैराग्राफ बताओ। मैटर को कहाँ डिस्क्लोज किया? देखो भाई, ये सवाल ये है ऑनलाइन मतलब 2022 का हम ऑडिट कर रहे हैं। कौन से मैटर्स? अब देखो ऐसे ही नहीं, देखो मैं फिर आप 1000 रिपोर्ट उठाओ, 1000 में से आपको 50 में सिर्फ दिखेगा कि ऑडिट मैटर सही है जी, या एम्फेसिस ऑफ मैटर। लिस्टेड कंपनी में लाजमी दिखेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर हर रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नहीं है कि जो दिल चाहे एम्फेसिस में डाल दिया। आप पहले मेरी बात को ही नहीं समझे। एम्फेसिस ऑफ मैटर तब आता है जब आप समझें कि वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ मोस्ट फंडामेंटल है। मोस्ट फंडामेंटल फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप इसको तो पिक करो ना। ऐसे तो मेरे फाइनेंशियल में पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं, सबको एम्फेसाइज करा दूंगा, नहीं। When if in the auditor's judgment the auditor considers that the matter is most significant या fundamental to the user understanding of the finance, पहले इसको इस क्राइटेरिया में तो उतारो। ये कहना ही फजूल बात है कि मैं यूएम डाल दूं। मेरे पास कोई बच्चा लेके आता है ना फॉर्म में, सर एम्फेसिस जाएगा, मैं गुद्दी पे चमाट मार के भगाता हूं। मैं बोलता हूं ये क्या मतलब एम्फेसिस जाएगा, बाप का राज है, एम्फेसिस में कुछ भी डाल दिया। नहीं, गलत। आप लॉजिकली सोचें, अगर मैं एम्फेसिस का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करूंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वो लिख के देता है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अलाउड। कोई भी चीज एम्फेसिस में नहीं आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करता हूं। उस इंश्योरेंस कंपनी को यह कहा गया कि आज तक जितनी तुमने पॉलिसीज बेची हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स दो, क्योंकि पहले सेल्स टैक्स के ऊपर नहीं था। हमारी कंपनी ने, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसने टैक्स अथॉरिटीज को यह रिप्लाई किया कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं ये बर्डन ट्रांसफर कर देता, क्योंकि सेल्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो मैं अपनी जेब से दूंगा या कस्टमर से लूंगा? कस्टमर से लूंगा। क्या मेरे क्लाइंट का ये कंटेंशन सही है? डेफिनेटली सही है। कैसे सही है? क्योंकि उसूल कहता है कि आप सेल्स टैक्स तब तक गवर्नमेंट को नहीं दे सकते जब तक आपने कलेक्ट नहीं किया हो। तो ये मेरे क्लाइंट के ग्राउंड्स क्या है? स्ट्रांग है। ये मेरे क्लाइंट के ग्राउंड क्या है? स्ट्रांग है। बट इवन दो स्ट्रांग डिस्क्लोज हुआ है, यस, पर मैं कहता हूं कि अगर ये केस क्लाइंट हार जाए, अगर ये केस क्लाइंट हार जाए तो क्या इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है? यस। कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले नहीं है, पर दिस इज मोस्ट फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं एम्फेसाइज करवाता हूं। आप ईएफयू लाइफ की रिपोर्ट उठा के देख लेना, उसमें आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर दिखेगा। पर उसके अलावा 50 और केस चल रहे हैं कि भाई कस्टमर ने केस कर दिया, क्लेम नहीं आया 2 मिलियन का, मैं क्या करूं उसका यार? ये तो रूटीन है कंपनी की, क्लेम पे तो केस आएंगे ना। मैं ओनर करूंगा, सामने वाला बोलेगा नहीं मुझे चाहिए। बात समझ आ रही है? अब ऐसा भी केस है कि भाई एक बंदा मर गया और जो मरा हुआ बंदा है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ के अंदर वो बता के जाता है कि मेरे पैसे इसको देना। दूसरा बंदा क्लेम करने आ रहा, भाई कंपनी कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, उसने केस कर दिया कंपनी पे, तो क्या ये केस भी डिस्क्लोज करोगे? नहीं। यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस चीज को दिमाग में रखो। अब इस टेक्निकलिटीज के दिमाग में रखते हुए आप सवाल करो अपना। 31 दिसंबर 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, 15 फरवरी को हम रिपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, फिर वही बात, क्या वो, मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं पहले एक एक करके, गलत गलत गलत। 1 जनवरी से लेके 15 दिसंबर तक कोई इवेंट हुआ, 15 फरवरी तक, सही जी। 31 दिसंबर, भाई ऑनलाइन में तो तुम भी सुन लो ताकि तुम गलत उस पर नहीं चले जाओ। 31 दिसंबर 2022 मेरा ईयर एंड है। 1 जनवरी से 15 फरवरी 2023 तक मैंने ऑडिट किया। 15 फरवरी को मैं रिपोर्ट साइन करने लगा हूं, बीच में कोई इवेंट हो गया। एम्फेसिस ऑफ मैटर तो बेटा तब दोगे ना जब वो डिस्क्लोज हो। आप पहले उसको कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो। तो आप जो ईयर एंड के बाद की बात कर रहे हो, पहले ये तो अपने आप से सवाल पूछो क्या वो मैटर डिस्क्लोज है या नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, बहुत ही फोकस के साथ, एम्फेसिस ऑफ मैटर तब जाएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में
वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हो, किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो मैटर एप्रोप्रिएटली क्या होना चाहिए, अगर डिस्क्लोज नहीं है यू कैन नॉट गिव एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या, यू आर एम्फेसाइजिंग, वहां जाके देख लो, बंदा जाके देख रहा है पेज खाली है, बात समझ आ रही है, तो क्लैरिटी लाजमी है। सही है जी, इतनी बारीकी है इसके अंदर। हाँ भाई ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात क्लियर है जल्दी से, जो इनका सवाल आया था जो मैंने एक्सप्लेन किया, दोनों कहानियां क्लियर हैं। और ऑडिट है ही डिस्कशन, जैसे आप मुझसे बातें करते हैं ना, ऑडिट है ही डिस्कशन, डिस्क्लोज होना है फंडामेंटल, बिल्कुल दोनों। अच्छा भाई जुहैर कह रहे हैं दो कंडीशन है सर, डिस्क्लोज है फंडामेंटल नहीं है तब भी नहीं बताओगे, क्या वो सही कह रहा है? भाई डिस्क्लोज है और मामूली से है, क्यों नहीं बता रहे? अच्छा डिस्क्लोज है, फंडामेंटल भी है, कैम में गया हुआ है, डिस्क्लोज है, फंडामेंटल भी है, कैम में गया हुआ है, की ऑडिट मैटर में डुप्लीकेशन हो जाएगी, कहां आएगा, की ऑडिट मैटर में। अच्छा डिस्क्लोज हुआ हुआ है, गलत हुआ हुआ है, मिस स्टेटमेंट है, तो अभी भी कराओ ना एम्फेसाइज, मोस्ट फंडामेंटल है, डुप्लीकेट लिखा हुआ है कि एक मसले की वजह से जो ऊपर चौरंगी आ रही है वो यहां पे रिपीट नहीं हो सकती। देखो मैंने तभी तो तुम्हें सिखाया, बात क्लियर है, अब तो नहीं भूलना। चलें जी आगे, स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। आप ये अपनी जिम्मेदारियों में ये भी लिख के देंगे कि एक तो इंडिपेंडेंस मैंने चेक की थी जब मैंने ऑडिट शुरू किया था, और मैं आपको अपनी रिपोर्ट में लिख के दे रहा हूं कि जब तक मैंने ऑडिट किया था तब तक भी मैं क्या था, इंडिपेंडेंट था। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं ऑडिट करने लगा तो जैसे ही शुरू किया उसके 2 महीने बाद हमारी बेगम सीएफओ लग गई, अब वो घर पे कुछ नहीं बोलने दे तो क्या क्लाइंट पे कुछ बोलने देगी? नहीं भाई मिस स्टेटमेंट है तो जाने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो इस केस में आपने लिख के देनी होती है अपनी स्टेटमेंट दैट वी वर इंडिपेंडेंट थ्रू आउट द ऑडिट, नॉट ओनली बिफोर द ऑडिट। पहले बताओ बात क्लियर है? चलिए आगे। और आखिरी चीज ये क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर दैट वाज ऑफ द इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जिम्मेदारी तो है ना, देखो ऊपर की ऑडिट मैटर तो आप बताएंगे जानिए, पर उस की ऑडिट मैटर को बताने से पहले आप यहां पे ये भी तो लिखेंगे ना, मेरी जिम्मेदारियों में ये एक और एडिटिव जिम्मेदारी आती है। अब एक चीज सिखा रहा हूं आपको, बहुत ही ज्यादा फोकस होकर सीखना। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं आपको डिफरेंसेस सिखा रहा हूं, अगर आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं तो अल्लाह की कसम उसमें आखिरी वाली लाइन नहीं आएगी, क्योंकि की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी में आते हैं और प्राइवेट कंपनी में नहीं आते। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्राइवेट एंड लिस्टेड कंपनी, बताओ। की ऑडिट मैटर का पूरा पैराग्राफ इटसेल्फ, नहीं समझे तो ऊपर जो की ऑडिट मैटर का पूरा पैराग्राफ था वो भी हट जाएगा। पहले तो बात समझ आ रही है या नहीं? देखो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, मुझे बताओ, एक एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, उसकी हट गई आपसे, उसने बोला भाई अब इनको लगो उनसे पूछो कि भाई क्या हो सकता है, वो बोलेगा भाई बताओ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क है? तो आप बोलेंगे जब ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी बनाएंगे तो उसमें की ऑडिट मैटर का इटसेल्फ पैराग्राफ ही नहीं आएगा, और दूसरा ऑडिटर की जिम्मेदारियों के अंदर ये लाइन भी नहीं आएगी कि मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं कैम दूंगा। तो दोनों जगह से क्यों हटा दिया? क्योंकि सर प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं बताऊंगा, और जब जिम्मेदारी नहीं है तो की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ भी नहीं बताऊंगा। पहले बताओ दोनों चीजें इनलाइन है, क्लैरिटी है, याद रहेगा जी। चलें जी एक और चीज आगे जाके बताऊंगा, एक और डिफरेंस है। कुल मिला के कितने डिफरेंस हो गए? 3। अभी कितने सीखे? 2। आगे जी फिर वो बोलता है लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ, यानी अब बात समझिएगा, अभी तक हम सीक्वेंस में चल रहे थे। पहला क्या आया था? ओपिनियन। दूसरा क्या आया? अब तुम लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहला ओपिनियन, दूसरा, तीसरा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, चौथा एम्फेसिस ऑन मैटर, पांचवा वेरी गुड की ऑडिट मैटर, सही जा रहे हो, छठा अदर इंफॉर्मेशन। क्या थी अदर इंफॉर्मेशन? डायरेक्टर्स रिपोर्ट से मैचिंग करके बताने कि सब सही है, सब सही इन सेंस मैच है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई तो बता देंगे, पक्की बात है। चलें जी
ओके अच्छा भाई अब आगे, अब मैंने ये कहा इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन के बाद किस पे आ गए थे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी बताओ 3 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना। अच्छा अब हम अपनी जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। पहला रीजनेबल एश्योरेंस, यही था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, तो फिर ये बताओ कि व्हाट इज मीन बाय मटीरियल, व्हाट इज मीन बाय, अच्छा तीसरा क्या था, सोचो सोचो सोचो, अभी किया है, मटीरियलिटी बता दी, चलो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं आगे पीछे। मटीरियलिटी बता दी भाई, इसके बाद हाँ जी चौथा प्रोफेशनल जजमेंट, कि मैं पूरे ऑडिट के दौरान क्या असेस करता हूँ, प्रोफेशनल, मैं इंटरनल कंट्रोल को समझता हूँ ओपिनियन देने के लिए या रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, ऐसा ही है। अच्छा भाई इसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गोइंग कंसर्न की रीजनेबलनेस को क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, और मैं दो स्टार विद गवर्नेंस को सिग्निफिकेंट मैटर्स बताऊंगा और इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बताऊंगा। और बाकी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि मैं की ऑडिट मैटर बताऊंगा किसको, नहीं शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को। ये रहा, बात क्लियर है। खैर ऐसे आप मतलब एक बार रीड भी करेंगे आपको याद हो जाएगा समराइज वे में ये। खैर इतनी मेहनत करने का मकसद ही यही था। अब आगे सुनो फोकस के साथ। अब मैंने कहा ये जो आपने इतनी सारी बातें लिखी ना कि रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, मटीरियलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से रिपोर्ट में डाल सकते हैं। पहला तरीका, अलग से पैराग्राफ डाल दो, यानी जैसे बाकी सारी हेडिंग्स थी ना तो वैसे ही सारी हेडिंग्स डालें और उसके नीचे सारी बातें लिख दें, एक तरीका ये है। दूसरा, हेडिंग डालें और उसके नीचे लिख दें रेफर अनेक्जर ए, यानी रिपोर्ट डालें और रिपोर्ट के पीछे एक अनेक्जर चिपका दें ताकि रिपोर्ट लंबी ना हो। पर आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है, पर स्टैंडर्ड अलाउ करता है। वापस से भाई पैराग्राफ के नीचे या तो पूरी कहानी लिख दो, सारी जिम्मेदारियां, या तो क्या करो पैराग्राफ की हेडिंग डालो और नीचे क्या लिख दो, रेफर अनेक्जर ए। तो क्या जिम्मेदारियां बता रहा हूं या अनेक्जर ए में बता रहा हूं, वो मेन रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, वो एडिटिव एक पन्ना लग जाएगा उसमें जिसमें ऑडिटर की जिम्मेदारियां लिखी हुई होंगी। या तो अगर SECP ने ये जिम्मेदारियां बताई हुई हैं, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उस जिम्मेदारियों में और जो आयजा ने जिम्मेदारियां बताई हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, तो वो कह रहा है उस वेबसाइट का लिंक डाल देना। अब ऐसा नहीं अपनी तरफ से कोई भी लिंक चिपका दिया, सही है जी, रेलेवेंट लिंक डालना है यहाँ पे, और रेलेवेंट लिंक आपने यहाँ पे पार्क करना है ताकि शेयर होल्डर को अगर जिम्मेदारियां देखनी है तो वो उस लिंक पे जाके खुद देख ले। कितने तरीके हो गए, 3 प्लेसमेंट के लिए। आ जाओ जी, पहला देखो क्या लिखा है, विद इन दी, अच्छा विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब है, पैराग्राफ के फॉर्म में जैसे बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा भाई डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अनेक्जर, और आखिरी क्या लिखा हुआ है, SECP रेगुलेटर ने अगर डिफाइन की हुई है तो वो सेम है तो क्या दे दो, लिंक दे दो। तो आप लिंक की फॉर्म में नीचे बता दीजिएगा उसका एग्जैक्ट लिंक, जाके अगर कोई बंदा टाइप भी करके वहां पहुंचे तो एग्जैक्ट वहां पहुंच जाए। क्लैरिटी है। अब इसकी एग्जांपल, अगर मेरी CV देखेंगे आप तो CV के अंदर मैंने अपना लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है, तो अब जैसी बात है वो तो हार्ड फॉर्म में CV है, बट इफ एनीवन गोज ऑन लिंक्डइन और वो लिंक प्रॉपरली टाइप करेगा, क्लिक करेगा तो एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएगा। टू असेस माय प्रोफाइल, अगर मुझे उसको एडिटिव देखना है कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या स्किल्स हैं, तो मैं CV में लंबी तो नहीं कर सकता ना। तो CV अगर मुझे कंसाइज बनानी है तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए मैं क्या दे दिया, लिंक दे दिया। कहाँ का, लिंक्डइन का, ऐसा नहीं फेसबुक चिपका दिया, वो कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। क्लैरिटी है भाई। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जानी जल्दी से बच्चों, लिंक्डइन क्या है। माशाल्लाह भाई, लिंक्डइन इज जस्ट a social media platform but not for the purpose of tafri but for the purpose of job hunting। सही जी, जहां पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपकी स्किल्स पे क्लिक कर रहे होते हैं, ये इतना स्किल्ड है, और जॉब्स भी आ रही होती हैं वहां पे। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने आज ही लिंक्डइन खोला और जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों की जगह है वहां पे, टिकटॉकर्स का काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, अगर प्राइवेट कंपनी का ऑडिट किया है तो ऑडिट रिपोर्ट उसकी रेलेवेंट SECP वेबसाइट पर अवेलेबल है? भाई मेरी बात समझो, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपको पब्लिकली मिल जाती है। प्राइवेट कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली
क्योंकि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। प्राइवेट का मतलब ही यही है, दीज ऑल थिंग्स आर प्राइवेट। क्लियर है? अच्छा, वो कह रहे हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, फिर वही बात, भाई SECP ऑडिटर की जिम्मेदारियां बताए तो वो ऑडिटर की जिम्मेदारियां प्राइवेट कंपनी के लिए भी हो सकती हैं, तो प्राइवेट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी लिंक आएगा, पब्लिक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी लिंक आएगा, ऑप्शन है। सही है जानी? तो ख्याल से इस चीज पे। खैर, कुल मिला के माशाल्लाह हम कितने कवर कर चुके हैं? 10। रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। बहुत सुकून से समझना है इस बात को, क्योंकि ये मतलब आखिरी वो है, पे कंटेंट्स खत्म, फिर हम वाकई में ड्राफ्टिंग पे आएंगे, फिर एक एक चैप्टर को उठाएंगे। अभी तो 700 चल रहा है बस, जिस पे हम इतना टाइम लगा रहे हैं। और आप खुद भी क्यों ना सोचें, अगर एग्जाम में सिनेरियो आ जाए और आपने गलत बोल दिया तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये इतना रिस्की चैप्टर है, इस पर मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ। चलें जी सर, आपने अपने क्लाइंट की रिपोर्ट बनाई कभी? बताई या बनाई? ये नहीं समझा भाई तुम्हारी बात। भाई मुझे कोई मतलब, अगर मैं 2015 से काम कर रहा हूँ तो 2015 से लेके आज तक कुल मिला के 8 ईयर्स हो गए, 9th चल रहा है। तो अच्छा बताऊँ हमें रिपोर्ट? तो मेरी रिपोर्ट्स तो तुम बताइए इतनी देख सकते हो। आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस देख लो, EFU लाइफ देख लो, EFU जनरल देख लो, EFU हेल्थ देख लो, UBL बैंक देख लो, ये सारी बैंक्स की रिपोर्ट्स हैं हमारी जो मैंने ही बनाई हैं। खैर आप देख सकते हैं उसमें, बट अभी उसका फ़ायदा नहीं है ना। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, पहले रिपोर्ट के कंटेंट तो देख लो कि उसमें आता क्या क्या है। मैं सीधा रिपोर्ट लाके मुंह पर रख दूं, बोलोगे नहीं क्या चल रहा है, पर एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि उसके अंदर आता क्या क्या है। वो देखते हैं अभी एक एक चैप्टर के बाद। सही है? ओके गुड। आगे भाई सारा एक्सपोजर दूंगा ना, पहले समझ तो लो। इधर रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स, प्लीज आप बात याद रखिएगा, ऊपर भी हमने ओपिनियन दिया है, पर वो ओपिनियन FS पे था। वो ओपिनियन आपको आयजा 700 ने यह कहा कि अगर आपका रेगुलेटर आपको कहे कि आपने इन चीजों पे भी फर्दर रिपोर्ट करना है, जो कि रिक्वायर्ड बाय आयजा नहीं है, तो देखो लिखा हुआ क्या, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। आपने अगर कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा हुआ जो अभी दे रहे हैं पेपर, उसके अंदर रिपोर्ट के सेक्शन में, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेक्शन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है कंपनी लॉ की। वो कहता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। अब बात समझिएगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है, और मैं आपको क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिखा चुका हूं तो आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। मैं कह रहा हूं कि फिक्स एसेट रजिस्टर के बगैर, फिक्स एसेट रजिस्टर के बगैर क्या आपके पीपी फाइनेंशियल्स में बिल्कुल सही हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सारी डिटेल कहां आ रही होती है? फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर। तो SECP ने ऑडिटर को कहा तुम FS पे ओपिनियन दो, मुझे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल दो, बट जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो ऑडिट के लिए कुछ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मांगेंगे, जिसके बेस पे क्या बने हुए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसके बेस पे क्या बने हुए हैं? मैंने क्लाइंट को कहा कि भाई मुझे बताओ तुम्हारे रिसीवेबल के अंदर, बात समझिएगा, मैंने क्लाइंट को कहा तुम्हारे रिसीवेबल के अंदर किस किस बंदे से रिसीवेबल है अलग अलग, ये बताओ। वो कह रहा है यार मतलब प्रॉपरली बुक्स तो नहीं बनाए हुए मैंने, बट मैं लेजर से निकाल निकाल के आपको दे सकता हूं। तो क्या उसने अकाउंटिंग गलत की हुई है? नहीं, अकाउंटिंग बिल्कुल, बट दिस कंपनी हैवंट प्रिपेयर्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि ऑडिट में आसानी हो। तो SECP ने ये जिम्मेदारी खुद तो नहीं की, हम पे चिपका दी कि भाई ऑडिटर साहब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, हम तो हर कंपनी में नहीं पहुंच सकते, पर आप तो हर कंपनी में पहुंच जाते हैं ना ऑडिट करने के लिए। तो आप बाकी चीजों के साथ ये भी देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट आप कर रहे हैं, पर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सपोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं कहूंगा, खैर रिकॉर्ड्स, जो आपके सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स हैं, क्या वो तमीज से बने हुए थे या नहीं बने हुए थे? अगर तमीज से नहीं बने हुए थे तो मैं लिख दूंगा इस सेक्शन के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट बाय द कंपनी। और अगर बने हुए होंगे तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। पर फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये ओपिनियन आप FS पे दे रहे हैं या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दे रहे हैं? अच्छा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, उसके सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ा सा मसला हो पर FS सही हो, यस,
पर मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपरली नहीं बने हुए, तो ये बात मैं किसको बता दूंगा? शेयर होल्डर को, SECP को। पर SECP भी रिपोर्ट के जरिए देखेगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट किसकी है? रेगुलेटर की है। तो देखो लिखा हुआ क्या है? रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलें जी आगे। मैंने कहा सर वी फर्दर रिपोर्ट दैट, इसका देखो शुरुआत कहां से हो रही है? वी फर्दर रिपोर्ट का मतलब ये ऊपर जो रिपोर्ट किया वो तो है ही, ये एडिशनली बता रहा हूं कि हमारे ओपिनियन के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। दूसरा रीड करें, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो बनाए गए वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत ही बनाए गए। भाई ये रिक्वायरमेंट मेरी है या कंपनीज एक्ट की है? पहले बोलता है पहले ये बताओ कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जवाब आता है यस, तो फिर बताओ क्या उन्हीं के तहत एफएस बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? ये सारे अल्फाज मेरे आयदा के नहीं है, ये किसके हैं? कंपनीज एक्ट के हैं, क्योंकि आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं आपको उसकी रिपोर्ट का पता होना चाहिए। अच्छा ऐसा हो सकता है कि इस पैराग्राफ की वर्डिंग आपकी रिपोर्ट की अलग हो और अगर मैं इंग्लैंड में रिपोर्ट दे रहा हूं तो अलग हो? क्यों? क्योंकि उसके कंपनीज एक्ट ने जो बोला वो बताएगा, हम ये बता रहे हैं। पर एटलीस्ट हमें आइडिया तो है ना कि यहां पे हमारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडिशनल रिपोर्टिंग आती है। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो बात क्लियर है? हाँ जी जल्दी सारे बच्चे भाई। ओके अब एक और चीज देखें, यहां पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। वो बोल रहा है कि जब आप ऑडिट कर रहे थे ना तो आप ये भी चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर पैसे अपने घर के लिए लेके जा रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बच्चे का मैं रिव्यू कर रहा था, नया जूनियर आया था, तो उसको अंदाजा नहीं था कि मैं किस लेवल पे जाके रिव्यू करता हूं। मतलब मैं बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है और मैं बच्चे के साथ बैठ के बोलता हूं लैपटॉप खोल, स्क्रीन पे लगाता हूं, मैं लेट देता हूं, मैं चला स्क्रीन, तो मैं देख रहा होता हूं कि क्या चल रहा है। उसमें उसने पीपी की एडिशंस में सोलर पैनल आ रहे थे। क्या आ रहे थे? सोलर पैनल, पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। खैर मैंने बच्चे को बोला तुमने इसका ऑडिट क्या किया? बोला सर मैंने इनवॉइस देखी है। मैंने कहा वाह भाई वाह, शाबाशी, तुम्हें इनवॉइस देखी तुमने। मैंने कहा तुमने ये जाके चेक किया कि कंपनी में लगा हुआ नहीं लगा हुआ? बोलते तो ये कैसे चेक करूं? मैंने कहा जा छत पे बेटा, शाबाश, उठो फौरन। लिफ्ट में भेजा उसको सीनियर के साथ। मैंने कहा तू भी जाएगा इसके साथ, तूने भी नहीं दिखवाया इसको, तू भी जा ऊपर। दोनों छत पे गए, छत खाली। मैंने कहा कहाँ लगा हुआ है सोलर पैनल? क्लाइंट से पूछा तो उसने बोला कि भाई ये सोलर पैनल डायरेक्टर के घर पे लगे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, कंपनी का पैसा डायरेक्टर का है या कंपनी का है? कंपनी का है। अच्छा ये कैसे पकड़ा मैंने? फिजिकल इंस्पेक्शन करके। कैसे पकड़ा? तो वो तो बेवकूफ लोग होते हैं जो इनवॉइस देख के बोल दिया आ गए। ओ भाई इनवॉइस होना अलग बात है, फिजिकली मौजूद होना। तो तुम्हें ऑडिट के लिए पे किस लिए रखा है भाई? किस लिए रखा है? तो वो कह रहा है ये है इन्वेस्टमेंट मेड या कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ हो वो कंपनी के पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां बताओगे तुम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां बताओगे तुम। पहले बताओ ये बात में क्लैरिटी आई? पक्की बात है, यानी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस होना चाहिए, कंपनी से हटके होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई मसला है तो यहां बताओ। क्लैरिटी है? चलें जी। बोल सर डिड यू गो टू डायरेक्टर हाउस? नहीं भाई मैं डायरेक्टर के घर पे क्यों जाऊंगा, जब पता लग गया कि डायरेक्टर के घर पे तो है, खत्म। उसके क्या उतार के क्या कंधे पे डाल के वापस लाके लगाऊंगा? क्या इधर आगे चलें जी। इधर सर तो डायरेक्टर के पास कौन सी कार और एक्सेट्रा, बड़ी कार महंगी तो हो सकती है ना, उससे हमारा क्या जा रहा है? मैं कह रहा हूं कंपनी के पैसे की पर्सनल नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम लोग मुझे बताओगे सही है या नहीं है। अगर कंपनी की पॉलिसी हो कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब पता है ना कि जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है, जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी की पॉलिसी है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बेनिफिट्स में ये भी है कि सोलर पैनल मिलेगा, तो क्या कोई मसला है? पक्का? क्यों नहीं मसला? कंपनी के पर्पस के लिए, कंपनी के पर क्या तब अलाउड है जब कंपनी की पॉलिसी ना हो? नहीं, तब अलाउड नहीं है। लेट्स से एक और एग्जांपल, कंपनी ने ऑडी ई-ट्रॉन दी हुई है डायरेक्टर को और वो कंपनी की पॉलिसी के डायरेक्टर को देंगे कंपनी के पर्पस के लिए ना, क्योंकि कंपनी के लिए ट्रैवलिंग कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सारी चीजें, तो पर वो एसेट कंपनी के नाम पर है, वो एसेट
तो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस हो गया, पर अगर वो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस नहीं है तो दैट मीन्स कि वो नहीं है, तो वो यही बोल रहा है कि यहाँ पे बताना। और आखिरी पॉइंट वो कहता है कि अगर आप किसी को डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड देते वक्त आप पे जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें से ज़कात डिडक्ट कर लें, उसमें से ज़कात, ये जिम्मेदारी लगाई हुई है, ये लॉ में है कि भाई ज़कात डिडक्ट कर लो, ज़कात को डिडक्ट करके जमा करवा दे कहाँ पर, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात सेंट्रल फंड के अंदर। तो मुझे ये कहा गया बीइंग एन ऑडिटर कि अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो तुम बेटा बीइंग एन ऑडिटर ये चेक करो कि उस पर ज़कात कटी या नहीं कटी। अच्छा, फिर आप बोलेंगे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसकी तो ज़कात डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये भी चेक करना है मैंने कि जिसकी अगर ज़कात नहीं डिडक्ट होनी थी तो मतलब नहीं होनी थी। तो वो कह रहे जिस पर डिडक्ट होनी थी वो बताओ कि वो कट के जमा हुई या नहीं हुई। आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट हो और अगर उनको इंटरेस्ट मिलता हो तो वो साल के आखिर में ना एक ज़कात डिडक्ट कर लेते हैं, अनलेस कि आप ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराएं कि मैं खुद जमा करता हूं, वरना बैंक क्या करता है आपके पैसे डिडक्ट करके ज़कात फंड में क्या करा देता है, जमा करा देता है। पर खैर, क्या ऐसी सीपी इतना ख्वार है कि हर कंपनी में जाके देखेगा? ये ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी। तो ऑडिटर को ये कहा गया कि भाई आप ये देखें जिस चीज पे ज़कात कटनी चाहिए थी वो कट के जमा हो चुकी हो कहां पे, ज़कात सेंट्रल फंड के अंदर। पहले बताओ बात क्लियर है? चलिए जी। नहीं, इसमें मटीरियलिटी नहीं देखें, गलत। क्या ये एफएस है? मैं आपसे फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो दो चीजों को मिक्स कभी नहीं करना। क्या ये एफएस है या अदर देन एफएस है? अदर देन एफएस है। तो बच्चों जब ये अदर देन एफएस है तो आप मेरी बात को तो समझें, ये एफएस पे ओपिनियन नहीं है। एफएस पे ओपिनियन कहां था? ऊपर पहला पैराग्राफ। ये अदर देन एफएस है और ये किसको रिपोर्टिंग हो रही है? टेक्निकली एसएससीबी को। पर जा तो रिपोर्ट शेयर होल्डर को रही है, तो उसकी हेडिंग क्या है? रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहले बताओ बात क्लियर है? चलिए जी, ऑनलाइन वाले प्लीज बता दो, इज देयर अ लॉ फॉर ज़कात? तो ये क्या लिखा हुआ है यहां पे? मोहसिन क्या हो गया बेटा तेरे को यार? भाई यहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करा दी हो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत। नहीं है ना भाई, नहीं है ना ऐसा कानून। भाई बोल रहे नॉन मुस्लिम की डिडक्शन, भाई वो क्यों करेगा? वो ज़कात देता ही नहीं है, उसकी क्यों काटूं पैसे? सर ये पॉइंट्स ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे? नहीं बेटा, यहां पे हमने ये ऐसे ही देखने के लिए रखे हुए हैं, अच्छा लग रहा था मैंने कहा बता दूं आज। भाई ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है। क्या हो गया था? क्या मतलब हिला के नहीं पी के आज तुम लोगों ने? था बबलू क्या हो गया तेरे को भाई? अच्छा खैर मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि 3 कंटेंट्स बाकी हैं तो वो मैं स्पीड में निकाल दूं। 3 हैं बाकी तो मतलब 3 हैं बाकी, वो 3 हम देख लेते हैं। सही है जी। उसके लिए वैसे हमारे पास टाइम तो खैर अभी नहीं है, पर वो 3 की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ताकि कंटेंट्स खत्म हो। कल हम अगले स्टेज पे चले जाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेज होगा। सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में जी। अल्लाह हाफिज। कल क्लास रखें? रख लेते हैं। FAR 2 नहीं होगी, FAR 2 में टॉपिक वो आज बस खत्म हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट के बाद ले लेंगे, तो कल मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। सही जी। पर वो मैं एडवांस शुरू नहीं कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये खत्म कर लेंगे। सही है, ये खत्म कर लेंगे कुछ चीज़ें, और मैं आपको मटीरियलिटी तक पहुँचा दूंगा। सही है जी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हम कॉम्प्लेक्स एरिया लाइव ही करेंगे। सही है, कॉम्प्लेक्स एरिया लाइव ही करेंगे। चलें, हाँ 4 कंटेंट रहेगा, 4 के 4 हम करते हैं। सेट है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो।